बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज से है। आज के टॉपिक में हम सेकंड नंबर पे जो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसका नाम है एम्फीसीमा या एम्फाइसीमा कुछ लोग बोलते हैं, तो ये पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ब्रोंकाइटिस के ऊपर हमने पिछला लेक्चर दिया था। आज का लेक्चर हमारा होगा एम्फीसीमा के ऊपर। एम्फीसीमा क्या चीज़ है, तो उसी तरह जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था डिफिनीशन, काजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये चीज़ें लिखेंगे, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट्स ना लिखिएगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट मिस भी हो जाए तो चूंकि पॉइंट्स मैंने ज़्यादा लिखे तो कोई मसला नहीं है। तो इधर आते हैं डेफिनीशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डेफिनीशन की तरफ। डेफिनीशन क्या चीज़ है, मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के जो वॉल्स होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, जो कि रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो एल्व्यूलाई जो है ये चूंकि गैसियस एक्सचेंज करती है, एल्व्यूलाई एल्व्यूलर सेक जो होता है उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है, तो जो एल्व्यूलाई आपके डैमेज हो जाए, उसके वॉल जो है वो डैमेज हो जाए, तो आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज में दुश्वारी होती है। डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझा दूं तो आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आते हैं नॉर्मल। हमारे पास एक एल्व्यूलाई जो होता है, एक नॉर्मल एल्व्यूलाई जो होता है वो हमारे पास इस तरह की शक्ल में होता है। इसका मैं अगर यूं, ये अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल एल्व्यूलाई है और इस एल्व्यूलर सेक है। ये बेसिकली क्या चीज है? एल्व्यूलर सेक। एल्व्यूलर सेक के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मैं दूसरे कलर में ड्रॉ कर लूं। इसमें काफी ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं? एल्व्यूलस होते हैं। एक को एल्व्यूलस कहा जाता है और काफी सारे ज्यादा को हम एल्व्यूलाई कहते हैं। तो ये जो एल्व्यूलस है, इसके हर एक एल्व्यूलस का अलग अलग एक वॉल है। ये देखें, हर एक का अलग वॉल है। तो एम्फीसीमा के दौरान क्या होता है, जब ये बीमारी लग जाती है, जब डैमेज हो जाते हैं आपके ये वाले वॉल, तो इनर मेम्ब्रेन जो इसका अंदर का मेम्ब्रेन होता है, ये सारे का सारा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा ड्रा कर लेता हूं, ये यहीं पर रहने देता हूं, दूसरा ड्रा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर तो अपने मौजूद है। दूसरा मैं ड्रा करता हूं, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। दूसरा मैं ड्रा कर लेता हूं, तो अगर किसी बंदे को एम्फीसीमा है, तो एम्फीसीमा के दौरान क्या होता है कि उसका जो ये वॉल होते हैं ये ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। देखिए, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर बन गया, तो ये डैमेज है। क्या है? डैमेज। अब जो ये वाला था, ये वाला हिस्सा, ये वाले हर एक का अलग सरफेस एरिया है। जब इसके अंदर गैसेस आते हैं तो ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने के लिए, मतलब ये जगह भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग इस वॉल के किसी भी हिस्से के साथ हो सकती है। तो अगर इसका सरफेस एरिया देखा जाए, इसका जितने भी आप लोग किसी चीज़ के वॉल्यूम को कम कर देते हो, तो जितना हम वॉल्यूम को कम करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। मतलब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशो होता है वो बढ़ता है किसी चीज़ के वॉल्यूम के कम करने के साथ। मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया है फर्स्ट ईयर में। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एक नमक है, उसका एक क्रिस्टल मौजूद है और एक साइड पे आपके पास पाउडर फॉर्म में नमक मौजूद है। तो जो पाउडर फॉर्म में नमक मौजूद है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और जो क्रिस्टल है उसका जो एक बड़ा टुकड़ा है उसका सरफेस एरिया कम है। तो जब ये इस दोनों को पानी में डालेंगे और दोनों को हल करेंगे तो पाउडर जो है वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा है। मतलब वो वाटर के साथ उसके काफ़ी सारे हिस्से जो है वो कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब काम बहुत जल्दी कर लेता है। तो मैंने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में इसके ऊपर लेक्चर दिया है। इधर मैं मतलब वो मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये जब इसको मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर जब ये बन जाता है, तो एक स्ट्रक्चर बनने के साथ साथ क्या मसला पेश आता है कि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है जब उसकी एक्सचेंज होती है, मतलब जब गैसियस एक्सचेंज होती है तो उसमें दुश्वारी आती है। मतलब ज़्यादा एयर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो जाता,
ब्लड के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है उसको एल्वियोलाई में जाना है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ने ब्लड के अंदर आना है, तो ये एक्सचेंज इसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। और प्रोसेस स्लो होने के साथ साथ हमारे पास जो बड़ा मसला आता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये मसला छोटे पैमाने पे है, बहुत थोड़े से लेवल पे है, तो इसका पता नहीं चलेगा बंदे को। जब ये 60 to 70% लंग्स को खराब कर देते हैं, 60 to 70%, तो लोगों को पता चल जाता है। असल में जब ये छोटे छोटे क्लस्टर्स को खराब कर देता है, थोड़े थोड़े से हिस्से को खराब करता है, तो एक सिम्टम्स होती है, बंदा जल्दी जल्दी सांस लेता है, थकावट जल्दी हो जाती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन बंदा नोट नहीं करता, कोई नोट नहीं कर पाता। अगर नोट होता भी है तो लोग इग्नोर करते रहते हैं, प्रॉपर चेकअप के लिए नहीं जाते डॉक्टर के पास। लेकिन जब ये 60 to 70% लंग्स को खराब कर देता है, तो फिर इंसान को पता चल जाता है कि ये तो मसला हो गया। और ये डैमेज जो है ये परमानेंट है, ये रिकवर भी नहीं हो सकता। आप लोग ये बात लाजमी ज़हन में याद रखिए कि ये परमानेंट डैमेज है, इसमें रिकवरी मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये जब मसला आ जाता है, तो ये मसला क्यों आता है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिसके बिना पर ये मसले आते हैं? तो सबसे बड़ा जो लीडिंग कॉज होता है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग की वजह से जो है एम्फिसीमा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, एम्फिसीमा की जितने भी केसेस आए हैं तो उसमें काज जो है वो स्मोकिंग है। दूसरी भी चीज़ें मौजूद है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सर्टन पोल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल एरिया में लोग काम करते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लोगों की होती है। मतलब एक लोग जाते हैं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री में काम करते हुए मतलब लॉन्ग टर्म उनकी एक्सपोजर हो रही होती है किसी एरेटेंट्स, जो रेस्पिरेटरी एरेटेंट होता है, कोई केमिकल होता है, कोई कपड़े की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, फ्यूम्स, पेंट वगैरह, किसी इस तरह की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस वहाँ पे जो है वो रिलीज़ होती है और वो बंदा इनहेल करता है, जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेता, मास्क नहीं लगाता, तो उसको ये मसले जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द एम्फिसीमा। हाँ, एक और भी बहुत बहुत कम एक काज जो है वो देखा गया है जो कि जेनेटिक है, और वो क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एक प्रोटीन है जिसकी कमी की वजह से ये मसला आता है, तो ये जेनेटिक है। तो 3 काजेज मैंने आप लोगों को बता दिया, स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सर्टन पोल्यूटेंट्स, जेनेटिक भी हो सकता है ये प्रोटीन की कमी की वजह से। सिम्टम्स क्या चीज़ है, मतलब सिम्टम सबसे पहले मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कफ, कांसना जो है ये तो हर एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ जो है वो लाजमी है। वीजिंग साउंड में आवाज़ जब हम जो है वो सांस लेते हैं तो एक वीजी साउंड आता है, जिस तरह एक कागज़ को लेके उसको क्रंच करते हैं और इस तरह की कड़ की आवाज़ आती है, तो ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस होती है जब लोग सांस लेते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि म्यूकस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी तो साथ में म्यूकस भी आएगा, प्लेम बलगम जिसको कहा जाता है। लो ऑक्सीजन, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लो होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, चूँकि जितना सांस जा चुका है मतलब वो काफ़ी नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। अगर उधर चूँकि गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा नहीं हो रही है तो आपका ब्रेन आपको जो है वो मजबूर करेगा ज़्यादा सांस लेने में, आप अमाउंट भी बढ़ाओगे, टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ाओगे और ब्रीथिंग रेट भी आपकी इंक्रीज होगी। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है ये इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। दूसरा वेट लॉस, वज़न में कमी, चूँकि मेटाबॉलिज्म में और इनकी इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, और तो उसके साथ साथ वज़न में भी कमी आती है और फैटिग जो है वो ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, और सीने जो है वो सीने पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है और एक सख्त महसूस होता है, सांस लेते हुए तकलीफ़ होती है लोगों को। अच्छा, ट्रीटमेंट, इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एम्फिसीमा चूँकि एक परमानेंट डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मतलब ऐसा है कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है तो और कोई हमारे पास ऑप्शन बचता है कि नहीं बचता? हाँ, अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं, जो कि कफ है इसको हम रोक सकते हैं, उसकी वजह से कोई बुखार आया तो उसको हम रोक सकते हैं। साथ में आपको सांस लेने में दुश्वारी है तो ब्रांको डायलेटर ले सकते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ ब्रांको डायलेटर के ऊपर, जो कि ब्रांक्यूल्स को डायलेट कर लेते हैं तो सांस लेने में आसानी होती है। और वैक्सीन लिए जाते हैं, फ्लू शॉट्स जो होते हैं जो कि सर्दियों के शुरू होने से पहले लिए जाते हैं, 3-4 महीने के लिए होते हैं, तो फ्लू शॉट्स लेने लाजमी होते हैं
ताकि आपको फ्लू ना लगे और आप नमूनिया से बचे। इस तरह की बीमारी अगर आपको नहीं लगती तो चलो इसके साथ गुजारा तो लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ नमूनिया हो गया या फ्लू हो गया तो फिर सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं और तकलीफ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इवन लोग कोमा में भी चले जाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी क्या है कि उस बंदे को चूंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, नॉर्मल एयर में चूंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, 21% है, तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर लगा के उसके नाक के साथ और उसको ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। साथ में सर्जरी भी है, अगर किसी थोड़े से अगर लंग्स के किसी हिस्से में एम्फेसीमा अगर ये इफेक्टेड है तो ये वाला हिस्सा काट दिया जाता है ताकि ये बीमारी जो है वो स्प्रेड ना हो, तो इसको काटा भी जा सकता है, ये सर्जरी भी की जाती है। लेकिन अगर ये मसला ज़्यादा बढ़ चुका है 70 to 80% और अगर 100% लंग्स को इसने डैमेज कर लिया तो फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है जिसको हम कहते हैं लंग ट्रांसप्लांट। तो लंग ट्रांसप्लांट भी एक हमारे पास ऑप्शन बचता है। ये था आज का हमारा लेक्चर एम्फिसीमा के ऊपर। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।